Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with ninth standard biology and chapter is natural resources. Chapter number is 5, and in this chapter my topics are to discuss are air pollution क्या होता है, इसी में ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड वाटर पोल्यूशन। आज इन कंटेंट्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जो इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो एयर है दैट इज अ एबायोटिक फैक्टर इन एन एनवायरमेंट। तो इसी how it is polluted, what are various sources and what are its effect on the human health या other animals। तो आज इसके बारे में आज एयर पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन that take place by the pollutants pollutants these pollutants can be solid, gaseous। खासतौर देखा जाता है जो एयर पोल्यूट होता है उन खासतौर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स सॉलिड्स पोल्यूटेंट्स एंड गैसेस पोल्यूटेंट्स है। जो एयर है वो पोल्यूट हो रहा है, मीन्स देयर इज अ कंटेमिनेशन ऑफ एयर। जो हम इनहेल करते हैं, हवा में ऑक्सीजन होता है। अदर कंपोनेंट हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर। तो उसमें जो नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, उनमें उन कंपोनेंट्स में बदलाव आता है। कोई कंपोनेंट ज़्यादा चला जाता है या बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, तो देयर इज अ इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट causes the global warming. Then there are that directly or indirectly impact on the earth and including the living organisms। तो जो एयर है, हवा जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट से कंटेमिनेट होता है। तो वो पोल्यूटेंट जैसे कि बहुत सारे हम कहेंगे व्हीकल्स, जो रनिंग व्हीकल्स होते हैं, या जो इंडस्ट्रीज होते हैं, रनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, उनमें से जो स्मोक निकलता है, दैट स्मोक कंटेन द गैसेस पोल्यूटेंट्स। या बर्निंग फायर, या हम कहेंगे समटाइम्स देयर इज द फॉरेस्ट फायर, burning of we can say the fossil fuels। बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं, ऐसे सोर्सेस होते हैं जो हवा को कंटेमिनेट करते हैं। तो बहुत सारे जो पोल्यूटेंट गैसेस पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है, हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस, या नाइट्रिक एसिड जो होता है, या सल्फ्यूरिक एसिड जो है। ये सारे जो पोल्यूटेंट्स है, या डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट स्मोक जो है, या हम कहेंगे स्मोग, तो या CFCs, these are the pollutants। और there are the various primary pollutants, secondary pollutants, even क्या I name the carbon dioxide, carbon monoxide, you will find out the methane gas, you will find out the maximum primary pollutants, secondary pollutants are known as the derivative pollutants like the sulfuric acid, nitric acid, CFCs, smoke। these are the सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारे उनके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो फैमिलीज होते हैं, दोज आर द डेरिवेटिव्स। तो ये धीरे धीरे हमारे जो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइवल करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, कुछ नेचुरल सोर्सेस है, कुछ मैन मेड सोर्सेस है, जिनसे हम कहेंगे नेचुरल सोर्सेस आर आल्सो इन्वॉल्वड। नेचुरल सोर्सेस व्हिच कॉजेस द
which causes the air pollution, or the take over the one of the forest fire, volcanic eruption, huh? These leads to etc. orders, or that leads to the एयर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ एयर. एयर क्या होता है, उसमें जो अपना नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है उसमें बदलाव आ जाता है, कोई ना कोई कंपोनेंट इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. हम कहेंगे इसमें क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन है एयर पोल्यूशन में, जो नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है, कंपोजिशन है किन की, कंपोनेंट्स की, जो मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कंपोजिशन ऑफ द एयर. तो उसमें क्या होता है, उसमें बदलाव आ जाता है. दे टेक प्लेस ए चेंज. व्हेन देयर टेक प्लेस ए चेंज इन देयर कंपोजिशन, then there is a chance of the air pollution. Then when this air are taken by the living organisms, one of the system which is mostly affected by the air pollution is the respiratory system, जिसके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है. they impact our the respiratory system या circulatory system, even के they also affect the our nervous system. तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर बैडली impacted by the inhalation of the these pollutants which are present in the air. तो ये कंपोनेंट जो एयर है, इसमें जो बदलाव आता है, बदलाव किस तरह से आता है, जो भी पोल्यूटेंट्स इसमें ऐड होता है, those pollutants और अनवांटेड सब्सटेंसेस जो बेवजह हवा में जमा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, डोमेस्टिक यूनिट्स है, वहाँ से जनरेट होता है. एग्रीकल्चर वेस्ट को जब हम बर्न करते हैं वहाँ, या बायोमेडिकल वेस्ट जब दे अंडरगोज द मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, जब बात आती है बर्निंग, एक हम फाइंड आउट सिंपल प्रोसेस करते हैं, बट इट हैज़ much more impact on the survival of the living organisms. बहुत सारे sources house air is polluted. तो इस तरह अगर हम खुद भी जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ये भी एक एयर पोल्यूशन का ही इम्पैक्ट है, ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, जो ओजोन लेयर होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, विच इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. कल मैंने बताया एटमॉस्फेयर के बारे में, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में one of the layer of the is there the stratosphere, but there is the ozone layer. इसी के आज हम डिप्लीशन होते हैं. तो ये भी एक इम्पैक्ट है किसका, एयर पोल्यूशन का. क्या होता है, हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड. बहुत सारे जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्लोरोकार्बन जो होते हैं, ये these organic नॉन डिग्रेडिंग जो केमिकल्स होते हैं, जो रिलीज होते हैं इन द एयर, वो ये प्रूव हुआ है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है. जो ओजोन लेयर हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर शेपर, these are harmful radiations. They impact adversely living organism. They are harmful radiation to the living organism. When these ultraviolet radiations reaches to the earth's surface, they adversely impact plants and animals. तो उस चीज को बचाने के लिए they act as umbrella which protect us by the rain. तो इसी तरह से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का होना जरूरी होता है, बट unfortunately these days the CFC generation, dichlorofluorocarbons, other halogens
जो हेलोनस केमिकल्स है, हेलोनस वो निकल आते हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसके वजह से नताइज तो डिप्लीशन। ये ओजोन लेयर फर्स्ट फाइंड आउट 1980s में, इसको रिसर्च हुआ है एंटार्क्टिक रीजन में, एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक रीजन में, जहाँ पे in the atmosphere there we find the ozone holes in the atmosphere, we find the ozone layers there, ओजोन लेयर्स। तो वहां से हमें बिल्कुल एक रेड अलर्ट मिला कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द जो थिनिंग ऑफ द पतला होना, जो एंटार्क्टिक रीजन में इतना वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना पतला हुआ है। देयर साइंटिस्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट फाइंड आउट द ओजोन होल इज देयर which was very deep to concern, very bad situation there, the atmosphere there, that region। तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो वहाँ से डायरेक्टली फॉल, वो इम्पैक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो इसका ये एयर पोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसी में ये टॉपिक भी आया कि हाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन टेक्स प्लेस। क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। these chlorine molecules are non-biodegradable substances, these are non-biodegradable substances, there is no decomposition way। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है या जमा होना स्टार्ट होता है, ये डिग्रेड करता है ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर O3 मॉलिक्यूल डिग्रेड करता है। कहा जाता है कि वन क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, वन क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है। इट मेक द चेन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने नोट में भी मेंशन किया, 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स डिग्रेड होता है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। एक्चुअली वहां क्या होता है, एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि देयर टेक प्लेस चेन रिएक्शंस, देयर टेक प्लेस चेन रिएक्शंस, जिसके कारण देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर 10,000 इन नंबर बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ना। इस नतीजे इससे पता चलता है कि कितना एक दिक्कत वाली बात है एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ जो असल में जो CFCs है वो यूज इट एज chemical in the refrigerators, in the air propellants, aerosol spraying में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। आजकल अब हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अप्लाई किया है, जिसको हमने चेक आउट किया है। देयर शुड बी कम्प्लीटली बैन आउट ऑफ द यूज ऑफ सच केमिकल्स which are involving in the degradation of ozone layer। So it is very deep concern how ozone layer depletion takes place, it is in our syllabus an important question, and we always should be aware of our environment। We should keep watching the day-to-day situation of our environment ऐसे एक जगह है, ऐसे एक सराउंडिंग है जहाँ पे हम रहते हैं, खाते पीते हैं, सर्वाइवल करते हैं, तब जाके हम जिंदा रह पाते हैं। तो बिल्कुल हमें यहाँ जो इसमें कंटेंट एक है वहाँ पे मैंने नहीं बताया, यहाँ पे पहले वही हम डिस्कस कर लेंगे। टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मैंने कल ही बताया, ये क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्लाइमेटिक एबायोटिक फैक्टर है ना, क्लाइमेटिक एबायोटिक फैक्टर। ये क्लाइमेटिक एबायोटिक फैक्टर में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness of an object। Temperature can be raised by the bright sunlight, है ना,
sunlight is a source of heat and light. So bright sunlight, when there is the in the surrounding, there is the temperature. At noon पे क्या होता है, जो midday होता है, there is almost high temperature, है ना. तो oftenly जो at night होता है, night पे क्या होता है, there is oftenly seen that, ये जनरल तौर पे हम बता रहे हैं ये दो चीजें, there is low temperature. गो सनलाइट ही ऐसा एक abiotic component है, as a source of heat and light, which determines the temperature of the surrounding. When there is bright light, bright sunlight, oftenly there, at the noon daytime there is high temperature, at the night there is low temperature, because of the sunlight exposure, of the brightness of sunlight, intensity of sunlight, और temperature of that region determine करता है. तो temperature is degree of hotness, or we can say degree of coldness of an object. टेम्परेचर ऐसा एक क्लाइमेटिक एबायोटिक फैक्टर है जो हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गन. फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज when there is fluctuation of temperature, when there is fluctuation in temperature, then there is the determination of distribution of living organisms. Some living organisms prefer to live in cold climatic regions, some prefer to live in hot climatic conditions. There is distribution, there is the variation in the distribution of living organism in different regions depend upon. देखो टेम्परेचर ऐसा एक क्लाइमेटिक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है the distribution of living organisms, their number, their density, their frequency rate, that is determined. Growth and development is also determined by the temperature of that region. उस रीजन का टेम्परेचर कैसा होगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर फ्लक्चुएशन आता है टेम्परेचर में, कभी कभार टेम्परेचर हाई होता है, कभी कभार टेम्परेचर लो होता है, हाई टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर, living organism possibly respond to the fluctuation of temperature, and on the basis of the fluctuation of temperature, animals can be categorized as, some animals are known as the Shabai, ectotherms. Some animals are known as endotherms. Ectotherms animals, if we talk about the fish, amphibians, reptiles, etc. या एंडोथर्म्स हम बात कर लेंगे, एवल्स, हम मैमल्स की बात हम कर लेंगे. तो एक्टोथर्म्स क्या होते हैं? एक्टोथर्म्स आर दोज एनिमल्स which maintain their body temperature as their surrounding. जो सराउंडिंग में टेम्परेचर हो वही वो खुद अपने प्रोसेस से वही टेम्परेचर लाते हैं. वो अपने वातावरण के साथ वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. चाहे अगर बाहर हाई टेम्परेचर हो, वो बॉडी में ऐसा कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस जिसके वजह से उनके बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, या किसी सब्सटेंस वो अपना टेम्परेचर जो रेडिएशन से हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, रेज अप करते हैं बॉडी टेम्परेचर. रेप्टाइल्स, एवल्स they are very common to seen, and some are the endotherms. एंडोथर्मिक भी कहते हैं, एंडोथर्मस. सम एनिमल्स आर एंडोथर्मस. वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, चाहे उनके सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो. जैसे कि हम मैमल्स, तो चाहे बाहर हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, फिर भी हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता हो. अगर हम विंटर्स की बात हम कर लेंगे, आपको पता है हाउ वी अडेप्ट, हाउ वी ब्रिंग चेंज इन अस
in maintaining the temperature. अगर बाहर बहुत गर्मी हो summer के days, how we cool down our body and try to maintain it at the range of the temperature 37 degree Celsius body जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है, तो उनको हम कहते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स क्या होते हैं, वो मेंटेन करते हैं, दे मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगेंस्ट हाई और लो, चाहे हाई टेम्परेचर हो बाहर सराउंडिंग में या लो टेम्परेचर हो, फिर भी वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते दिया। दो आते हैं एंडोथर्म। एक्टोथर्म्स होता है दे आर चेंजिंग देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर in the surroundings जो सराउंडिंग्स में टेम्परेचर हो वैसे वो अपने टेम्परेचर में चेंज लाते हैं। तो ये टेम्परेचर के बाद, तो ये एनिमल्स को हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू द, हमेशा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो देयर इज फ्लक्चुएशन। तो एनिमल्स आर अडेप्टेड एज some are ectothermic, some are endothermic. So but animals prefer to survive at an optimum temperature, which the optimum temperature is the specific temperature of that region, जिस टेम्परेचर पे वो सर्वाइवल कर पाएंगे। खाली एनिमल्स की बात नहीं है, ऑल्सो प्लांट्स रेस्पॉन्ड to the fluctuation of temperature in their surroundings. Some plants are megatherms, some plants are megatherms, microtherms, some are the mesotherms। कुछ प्लांट्स मेगाथर्मस होते हैं, कुछ प्लांट्स माइक्रोथर्मस होते हैं, माइक्रोथर्मस और कुछ मेसोथर्मस। मेगाथर्मस प्लांट्स आर द डेजर्ट वेजिटेशन की बात हम कर लेंगे। वहां पे क्या होता है, हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है, हॉटेस्ट टेम्परेचर पे वो सर्वाइवल होते हैं। दोज आर नोन एज द मेगाथर्मस। सम प्लांट्स आर द माइक्रोथर्मस, वो प्रेफर करते हैं टू सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन, कोल्ड क्लाइमेटिक टेम्परेचर पे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। दोज आर नोन एज द माइक्रो। आपको पता है कॉनिफरस पाइन, फिर है ना, स्प्रूस, जो माउंटेनियस रीजन में आमतौर देखा जाता है, जो ज़्यादा ठंड रहते हैं वहाँ कोल्डेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, टेम्परेचर लो होता है, यकीनन तो टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है वहाँ। लो टेम्परेचर पे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उनको हम कहते हैं माइक्रोथर्मस। दोज प्लांट्स आर नोन माइक्रोथर्मस, सम प्लांट आर नोन मेगाथर्मस। मेसोथर्मस होते हैं वो प्लांट्स जो ना ज़्यादा गर्मी में रहते हैं और ना ज़्यादा ठंड में रहते हैं। देन दे प्रेफर to maintain themselves in under an optimum temperature. Go the survival plants survive under possibly neither too hot nor too cold क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पे टेम्परेचर ना ये प्रेफर करते ज़्यादा गर्मी में रहना ना ज़्यादा ठंड में, ऑप्टिमम जो दरमियान में हो उनको हम कहते हैं मेसोथर्म। जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेन्स पे जो प्लांट्स आते हैं, जो विच आर वेरी कॉमन टू सी, तो उनको हम कहते हैं मेसोथर्मस। Though according to the fluctuation of temperature in their surroundings, plants can be categorized as megatherms,
those are the desert vegetation, there is the hottest temperature, they survive there. कैक्टस जीरोफाइट्स जिनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स, इनको हम इन प्लांट्स को जो मीजोथर्मस है मीजोथर्मिक है इनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। हाँ, और इन प्लांट्स को कहते हैं माइक्रोफाइट्स। Possibly these plants which survive at a low temperature, those are known as the micro. Some are known as the mesophytes. Some plant mesophyte. So ये this is all about the temperature, one of the abiotic factor, वो भी climatic factor which determines the variation of living organisms in a particular region. As animals can be categorized, as the plants can be categorized, they can be named by the different terms. आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो जो इसमें टॉपिक रह गया है वाटर पोल्यूशन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। थैंक यू।